2 दिन के बाद एक व्यक्ति को फांसी होनी होती है। इसका नाम विनोद होता है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? विनोद थोड़ी देर चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। विनोद अंतिम इच्छा को जाहिर करता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात अपनी पत्नी के साथ बिताऊं। उसके साथ मैं एक ही बेड पर सोना चाहता हूं। और इस बात को सुनकर जेलर साहब कहीं न कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हैं। जेलर साहब सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जो कैदी 2 दिन बाद उसको फांसी के फंदे पर लटकना है और वह दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता है, वह पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। लेकिन अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा है। अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसकी पत्नी को ये खबर भिजवा देते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। जी हाँ दोस्तों, जब इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगी तो कहीं कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। यह कहानी उत्तर प्रदेश बरेली की है दोस्तों। उत्तर प्रदेश जिला बरेली के एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे जिनका नाम विनोद और प्रमोद होता है। दोनों में काफी गहरी दोस्ती होती है। बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। दोनों के बीच बहुत मेल मिलाप था। स्कूल में अपना लंच बॉक्स भी आपस में साथ बांटकर खाते थे। हमेशा एक एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते। कुछ साल बाद विनोद की शादी हो जाती है और फिर वह दिल्ली में नौकरी की तलाश में चला जाता है और जल्द ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर प्रमोद गांव में ही बेरोजगारी की जिंदगी काट रहा था। वह अपने दोस्त विनोद को कॉल करता है और कहता है कि यार विनोद, अपने मैनेजर से बात करके मुझे भी नौकरी पर रखवा दे। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, यहां शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही। विनोद अपने दोस्त की परेशानी को देखते हुए अपने मैनेजर से उसको काम पर रखने की बात कर लेता है। आखिरकार फिर प्रमोद की भी नौकरी लग जाती है। अब ये दोनों साथ में ही नौकरी करने लगते हैं। दोनों बहुत खुश थे। तभी इन दोनों के बीच एक रिया नाम की लड़की आती है जो उसी कंपनी में नौकरी करती थी। रिया की विनोद से दोस्ती हो जाती है। वह धीरे धीरे विनोद को पसंद करने लगी थी और उसे प्यार करने लगी थी। फिर प्रमोद अपने दोस्त से कहता है कि तुम तो शादीशुदा हो रिया से, तुम मेरी दोस्ती करा दो। लेकिन विनोद साफ साफ मना कर देता है दोस्तों, कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड किसी को देना नहीं चाहेगा। इसी के चलते प्रमोद विनोद से घृणा करने लगा था। दोनों में अब फूट पड़ने लगी थी। लड़की विनोद से बहुत प्यार करती थी और उनके रूम पर आया जाया करती थी। फिर प्रमोद को ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है। प्रमोद का बर्थडे आता है और वह विनोद से कहता है कि यार तुम अपने दोस्त को भी बुला लो, मिलकर बर्थडे मनाएंगे। विनोद अपने दोस्त की बात को टाल नहीं पाता और अपनी गर्लफ्रेंड रिया को रूम पर बुला लेता है। फिर प्रमोद अपने दोस्त को ज्यादा शराब पिला देता है जिसके कारण वो मदहोश हो जाता है और जल्द ही सो जाता है। अब फिर प्रमोद उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। उसके साथ दुष्कर्म कर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के बाद उसे मार देता है और वहीं रूम पर विनोद के साथ छोड़कर भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो पुलिस को फोन करके सूचना देता है कि फला बिल्डिंग में एक लाश पड़ी है। पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। साथ ही में एक लड़का नशे की हालत में वहीं मदहोश पड़ा है। पुलिस मौका ए वारदात से विनोद को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसे थाने ले जाकर पूछताछ करती है। विनोद को कुछ समझ नहीं आता है, वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा था। पुलिस विनोद को जेल में बंद कर देती है और कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करती है। लड़की का पोस्टमास्टर होता है तो उसमें पता चलता है कि इसका तो बलात्कार करके बाद में गला दबाकर मार दिया गया था। इस मुलजिम को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि कोर्ट में केस चलने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब उसकी फांसी में 2 दिन रह जाते हैं तो जेलर साहब उसके पास आते हैं और उसके अंतिम इच्छा के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या खाना चाहते हो या क्या देखना चाहते हो या फिर किसी से मिलना चाहते हो? तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा है तुम मुझे बता दो, हम तुम्हारी हर अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। विनोद कहता है कि सर, हमारी एक अंतिम इच्छा है,
अगर आप पूरी कर सकते हैं तो पूरी करा दीजिए। जेलर साहब कहते हैं कि आपके जो भी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। बस आप बताइए क्या इच्छा है। अब विनोद कहता है कि साहब, मैं एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूं, एक रात उसके साथ सोना चाहता हूं। मेरी पत्नी को यहां मेरे पास बुलवा दीजिए। जेलर ये बात सुनकर थोड़ा हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे 20 साल हो गए, जेलर बने हुए आज तक किसी कैदी ने ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की, ऐसी किसी ने कोई ख्वाहिश नहीं की। लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि चलो, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी और आपकी अंतिम इच्छा के तौर पर आपकी यह अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। और फिर जेलर साहब उसके घर अपने सिपाही को भेजकर उसकी पत्नी को बाइज्जत बुलाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पति की यही अंतिम इच्छा है कि वह तुम्हारे साथ एक रात बिता सके। अब विनोद को खबर दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी यहां आ चुकी है। जेलर साहब विनोद के कमरे में जो भी कैदी उसके साथ होते हैं उनको अलग कमरे में शिफ्ट करा देते हैं और विनोद की पत्नी को उसके पास ले जाते हैं। साथ ही साथ वो सुरक्षा को नजर रखते हुए उनके कमरे के बाहर 2 सिपाही भी तैनात कहते हैं और कमरे में एक वॉइस रिकॉर्ड भी लगवा देते हैं जिससे वह ऑफिस में बैठकर उनकी बातों को सुन सके। अब उसकी पत्नी अंदर जाती है और अपने पति को सलाम दुआ करती है और उसके गले से लगकर रोने लगती है। विनोद की पत्नी एक औरत थी। वह उससे पूछती है कि तुम अगर उस लड़की से प्यार करते थे तो उसे क्यों मारा, क्यों आपने उसकी हत्या की? जिस कारणवश आज आपको फांसी होने जा रही है, आपने ऐसा क्यों किया? विनोद अपनी पत्नी की बात सुनता है और सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है। उनकी ये सब बातें जेलर साहब वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से ऑफिस में बैठे सुन रहे थे। वो रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो अपनी पत्नी से सारी बातें बताने लगता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रिया था। वो मेरी दोस्त थी। फिर प्रमोद हमसे घृणा करने लगा था। फिर प्रमोद के बर्थडे पार्टी को मनाने के लिए वह लड़की मेरे कहने से कमरे पर आ जाती है। मुझे कोई लालच नहीं था। वह सारी बातें अपनी पत्नी से बताता है और उसकी पत्नी कहती है कि फिर आगे क्या हुआ। विनोद बताता है कि मैं नशे की हालत में मदहोश हो गया और मुझे नींद आ गई थी। इसके बाद फिर प्रमोद ने उस लड़की के साथ क्या किया और क्या नहीं किया, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं जब होश में आया तो मेरे बेड पर उस लड़की की लाश पड़ी थी और वो मर चुकी थी। प्रमोद ने ही पुलिस को सूचना दी थी। इसमें प्रमोद की साजिश थी। मैं बेकसूर हूं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मुझ पर यह दुराचारी हो रहा है, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर है वह होना है। तुम मेरी फिक्र छोड़कर तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनकी अच्छे से परवरिश करना, क्योंकि भारत का कानून अंधा होता है। यह लिखा हुआ होता है कि कानून अंधा है और यहाँ के लोग सबूत मांगते हैं। सबूत के तौर पर मैं दोषी हूं, इसलिए मुझे फांसी की सजा होनी है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई मुझसे पूछे, गीता पर हाथ रखकर मेरी अंतरात्मा से पूछा जाए तो मैंने यह हत्या नहीं की। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। विनोद की दर्द भरी कहानी को सुनकर और उसकी चीख पुकार को सुनकर जेलर साहब और उनके सभी सिपाहियों का दिल पसीज जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सभी लोग विनोद की बात का मंथन करते हैं और फिर ऐसे ही पति पत्नी पूरी रात रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है। सभी लोग जागते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जेल के सभी सिपाही जेलर साहब से कहते हैं कि यह आदमी निर्दोष है और इसको फांसी की सजा मिली है, जबकि हकीकत में विनोद निर्दोष है। आज जो इसने कहा है वह सच्चाई को उगला है। इसकी एक एक बात में सच्चाई है। इसको किसी तरह से बचाया जाए। पत्नी पति के पैर को छूती है और कहती है कि यह हमारा आखिरी समय है। ईश्वर ने चाहा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। पत्नी पति को बार बार मुड़कर देखने लगती है। पति पत्नी को मुड़कर देखता है। दोनों का विलाप ऐसा होता है कि पत्नी फिर एक बार भाग कर आती है और अपने पति के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। जितने भी लोग वहां होते हैं सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। इसके बाद जेलर साहब वह ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। बहुत ही जल्द वह ऑडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है और लोग विनोद की न्याय की मांग करते हैं। दूसरे दिन उसे फांसी होनी थी, लेकिन सुबह कोर्ट से यह फैसला आता है कि यह आदमी निर्दोष है। हत्या तो उस दूसरे लड़के ने की थी। फांसी उसे लगाई जाए। दोस्तों, कोर्ट के फैसले के बाद विनोद को बरी कर दिया जाता है
और उसके घर पत्नी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारा पति बरी हो चुका है। यह सुनकर पत्नी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उसके बदले प्रमोद को गिरफ्तार किया जाता है और उसे फांसी लगा दी जाती है। कहते हैं ना कि दोस्तों, जैसा बीज बोएगे वैसे ही फसल काटोगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको इस तरह की कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ।